It's exothermic. When it gets colder, it's endothermic. सर एंडोथर्मिक में पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं या जो सराउंडिंग्स होती हैं, जैसे सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा या पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे हीट? हमेशा हमेशा हीट पार्टिकल रिलीज करेगा और हीट एब्जॉर्ब भी पार्टिकल करेगा। जब अगर पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सारी बात है वो सराउंडिंग से हीट लेगा, और सराउंडिंग है सोल्यूशन। जब सराउंडिंग से मैं हीट ले लूंगा तो फिर सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी, तो सोल्यूशन ठंडी हो जाएगी। फ्रीजर में क्या होता है? फ्रीजर में वाटर फ्रीज क्यों हो जाता है? राइट, क्योंकि हम उसे हीट ले लेते हैं। जब हम एक चीज से हीट लेंगे तो वो चीज ठंडी हो जाएगी। So, यहां भी whether its reaction is exothermic और endothermic, reacting particles हमेशा हीट लेते हैं और हीट देते हैं। और वो हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं? सोल्यूशन ठंडी गर्म हो जाती है। ओके, excuse me sir, मूविंग ऑन नाउ। sir I have a question. Let's move on. जी प्लीज, you have a question? Yeah. Sir, my question is that एक हीट रिलीज हो रही है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो सर ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन तो सर डिक्रीज होना चाहिए ना, बिकॉज सर नहीं बेटा, सोल्यूशन हो रही है। नहीं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, देखो कि जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और हीट देंगे, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट निकली। अब वो हीट कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो वो हीट सराउंडिंग में जाएगी। सोल्यूशन सराउंडिंग की एग्जांपल है। कोलिजन की वजह से हमारे पास हीट आएगी। नहीं, उनकी उनकी कोलिजन हो या बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड मेकिंग हो, देयर कैन बी मेनी रीजंस ऑफ द हीट बीइंग रिलीज्ड। जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स रिएक्ट किए तो हीट निकली, वो हीट कहां गई? वो हीट सराउंडिंग में गई। सोल्यूशन सराउंडिंग की एग्जांपल है। ओके, तो सोल्यूशन विल गेट वार्म। एंड व्हाट अबाउट द एंडोथर्मिक? सो बेसिकली रिएक्टिंग पार्टिकल्स रिएक्ट किए, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग से ही एब्जॉर्ब करेंगे ना। तो सराउंडिंग या सोल्यूशन, जब सोल्यूशन से हीट एब्जॉर्ब हुई तो सोल्यूशन ठंडी हो गई। लाइक देयर आर सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा उसकी टेंपरेचर पे। यस यस, ओके, मूविंग ऑन नाउ गाइस। सर अली, जी बच्चा। सर आप एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? यस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सर मुझे आपको शो नहीं हो दिख- रही, मैं एक बार रिजॉइन कर लूं? हाँ, यस 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 यस, आप रीजॉइन कर लो, आई लेट यू इन। राइट, सो इट मींस दैट कि टेंपरेचर हैज ड्रॉप्ड। सॉल्यूशन तो ठंडी हो रही है, सॉल्यूशन एनवायरनमेंट है, सॉल्यूशन सराउंडिंग है। Please remember, right? So when the solution's temperature increases, the reaction is exothermic. When the solution's temperature decreases, the reaction is endothermic. Okay? So it means what? It means यहाँ सब आइडिया ये हो रहा है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड। So therefore I actually classify it as an exothermic reaction. E stands for energy. चलें E को रेड कर लेते हैं, right? Energy is released. This means reaction is exothermic. Reaction endothermic कब है? कि when reactants require energy and they convert into products. So this is an example of exothermic chemical reaction, and this is an example of endothermic chemical reaction. Is that so? बड़ी फेमस एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते चलें। लेट्स से sodium hydroxide aqueous reacts with hydrochloric acid and gives you sodium chloride plus water. Neutralization reaction is a very famous example of exothermic chemical reaction. Suppose I have a beaker, और beaker में let's say for example HCl aqueous पड़ा। मैं ग्राफ बनाता हूँ साथ में। ठीक, ये टेम्परेचर अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ओके, तो नीचे बनाते हैं ग्राफ। The gas should have some space to write for the endothermic. यहाँ बनाते हैं ग्राफ।
volume of NaOH added and this temperature. Okay, और इसमें बड़ा हुआ है thermometer, तो we have a thermometer in it. अभी तो इस टाइम पे let's say for example let's say the initial temperature is let's say 24. ठीक, अब मैंने इसके अंदर NaOH डालना शुरू किया. ऑलराइट, वॉल्यूम वाइज मैंने इसमें NaOH डालना शुरू किया, रिएक्शंस होना शुरू हुआ, एनर्जी निकलना शुरू हुई, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ. अब आप NaOH डालते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. यूर एडिंग NaOH, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एडिंग NaOH इंक्रीजिंग. एक वक्त आता है कि आप इतना NaOH डाल देते हैं कि एथिल से खत्म हो जाता है. ऐसी है. Now the moment R means reactant, P means product. ends, reaction stops. अब सोल्यूशन तो गर्म है. अब अगर आपने NaOH ऐड अगर फ्रीक्वेंटली करते रहे उसके अंदर, तो अब जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो तो ज़्यादा है, और जो आप NaOH ऐड कर रहे हैं वो तो ठंडा है उसके मुकाबले में. तो अगर आप NaOH ऐड करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता व्हाट हैपेंस इज कि सोल्यूशन का टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल रिटर्न बैक टू RTP. कैन आई से दैट कि ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ है इसके अगेंस्ट ये जो वॉल्यूम है, this will be the volume of NaOH required for complete neutralization. So this is volume of NaOH required for complete neutralization. Excuse me, sir. That's so. Similarly, let's take an example of endothermic reaction. Sir. Na8CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अगर मैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करूं and this gives you NaCl plus टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर CO2 डिक्रीज plus हो रहा है. H2O. It's a very famous endothermic chemical reaction in our chemistry. जी बेटा, Now let's say for example पहले जब हम उसको डाल रहे हैं NaOH को, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. यस, तो वो इसलिए बेसिकली जब आप NaOH डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अब रिएक्शन हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है. अब एक वक्त आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म तो हो जाएगा ना. सर तो जब आप ऊपर से NaOH ठंडा होगा, फिर वो फौरन क्यों नहीं ठंडा? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना. जब लेट्स से अगर आपके पास इफ यू हैव अ कप ऑफ टी, राइट, और आप उसमें ऐड करना स्टार्ट करो वाटर, तो वो एकदम तो ठंडा नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता वाटर ऐड कर रहे हो, आप आहिस्ता आहिस्ता NaOH ऐड कर रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ड्रॉप करेगा. होगा ना, वो गर्म तो नहीं ना हो जाएगा, मगर यहाँ पे वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. नहीं, जब आप NaOH ऐड करोगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो जब आप NaOH ऐड करोगे HCl में, तो एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक. ठीक है, अब आप ऐड करते जा रहे हैं, स्लोली ऐड करते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया. अब जरूरी बात है कि मोमेंट आ गया होगा जहां पे HCl खत्म हो गया होगा मे बी. अब जब आप NaOH ऐड करते जा रहे हो, आप NaOH तो RTP के ऊपर है, सोल्यूशन तो गर्म है, तो एज कंपेयर टू सोल्यूशन NaOH ठंडा है ना, है तो RTP के ऊपर ही NaOH. अब आप NaOH ऐड कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हो तो क्या होगा, सोल्यूशन का टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इवेंचुअली इट विल कम टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर जो कि 24 है. सो डू आई मेक सेंस? रिएक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से वो रिएक्ट करेगी. यस, रिएक्शन हो रहा तो हीट प्रोड्यूस हो रही है. फिर एक वक्त आएगा जब हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव हो गया, इसका मतलब यहाँ रिएक्शन खत्म हो गया. मूविंग ऑन. if I have beaker और beaker में मेरे पास let's say for example मेरे पास HCl aqueous पड़ा है और इसके थर्मोमीटर है. So basically it's temperature and Na8CO3 added. Volume of Na8CO3 added. This is aqueous, 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 gas, liquid, aqueous,
aqueous, liquid. State symbols. We usually learn state symbols in acids versus salts chapter. अभी मैंने आपके लिए खुद लिख दी हैं. Okay. Now, let's say the temperature of hydrochloric acid at RDB. Let's say random. It is actually 25 degrees Celsius. Let's say. Now, जैसे ही आपने इसके अंदर NaHCO3 ऐड करना शुरू किया, तो what happened कि रिएक्शन शुरू हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, सोल्यूशन ठंडी होना शुरू हो रही है. अब आप NaHCO3 डालते जा रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, सोल्यूशन ठंडी हो रही है. फिर एक वक्त आता है कि आप इतना NaHCO3 डाल देते हैं कि HCl से ख़त्म हो जाता है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन एक्सट्रीम फॉर्म में ठंडी हो गई है. अब अगर आप NaHCO3 डालते रहेंगे एक्सेस में, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन इज अब तो रिएक्शन रुक गया है. अब NaHCO3 स्लाइटली वार्मर एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन बिकॉज सोल्यूशन तो बहुत ठंडी है. तो आहिस्ता आहिस्ता दिस टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट, एंड इट विल रिटर्न बैक टू नॉर्मल. नाउ इस पॉइंट के ऊपर कि जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर नोट हुआ है, आई कैन से कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaHCO3 required to neutralize HCl. Remember, this region defines exothermic. ये रीजन क्या है? एक्सथर्मिक. ये तो सोल्यूशन ठंडी हो रही है, राइट? इट इज जस्ट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. सिमिलरली दिस रीजन डिफाइंस कि वो एंडोथर्मिक. ये अगला वाला ग्राफ जो है ये तो ये बता रहा है कि सोल्यूशन वापस अपने आरटीबी के ऊपर जा रही है क्योंकि सोल्यूशन बहुत ठंडी थी, अब वो नॉर्मलाइज हो रही है. इट्स एक्चुअली अडैप्टिंग द टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर. सर हमें पता कैसे चलेगा कि एंडो है या एक्सो? ना गाइस, क्या मेरा बच्चा दोबारा बताओ. इफ आई टॉक अबाउट, सर मुझे हमें समझ पता कैसे चलेगा कि एंडो है या एक्सो है रिएक्शन? जैसे NOH प्लस HCl है, हमें ये कैसे पता चलेगा एक्सो या एंडो? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ ना. आपको असल में मैं भी अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा एक्सो और एंडो रिएक्शन, जो कि आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे. एक्सो एंडो होते हैं और जो बाकी है वो हम आपको बताएंगे एग्जामिनेशन के अंदर. सम इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द अदर्स इज व्हाट वी टेल इन एग्जामिनेशन. सर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे. ओके, मैं लिख रहा था. आई विल गो बैक. इज इट फाइन? सो बेसिकली अभी in just a couple of minutes, I'll explain some examples of exo and endo reaction which you have to remember. Others is what we'll tell you, or you'll do a calculation for them. जी बेटा, एंडोथर्मिक वाला ग्राफ बिल्कुल इस तरह एक्सो वाला ग्राफ है. जब आप NaHCO3 ऐड करना स्टार्ट करेंगे HCl में, so the temperature will start decreasing. As it is decreasing, तो solution तो आपकी ठंडी होना शुरू हो गई है. फिर एक वक्त आएगा HCl खत्म हो जाएगा. तो अब आप जब NaHCO3 ऐड कर रहे हैं, अब वो तो स्लाइटली वार्म होगा ना एज कंपेयर टू सोल्यूशन इटसेल्फ, क्योंकि सोल्यूशन तो एक्स्ट्रा ठंडी हो गई है. NaHCO3 आरटीपी के ऊपर. तो जब आप ऊपर से NaHCO3 के स्लाइटली वार्म एज कंपेयर टू सोल्यूशन, जब आप वो ऐड करेंगे तो सोल्यूशन टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, आरटीपी के ऊपर आ जाएगा. सो द फर्स्ट ग्राफ इन बोथ द ग्राफ्स एक्सप्लेन एक्सो एंड एंडो, राइट? और जो दूसरे ग्राफ्स हैं बेसिकली जो टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज वाला है, वो तो वापस आरटीपी आ रहा है. Neutralization means a reaction between acid and base giving you salt and water. Ji, shall I go on, everyone? Sir, एक second. Okay. ये टेम्परेचर सोल्यूशन का है या पार्टिकल्स का है? सोल्यूशन का बेटा, हमेशा सोल्यूशन का होता है. आप जो पार्टिकल्स के टेम्परेचर निकाल ही नहीं सकते, हमेशा सोल्यूशन का निकालते हैं हमेशा. सर ये सोल्यूशन गर्म हो गया है या ठंडा हो गया है, उसके बाद वो रूम टेम्परेचर पे कैसे आ गया? मतलब वापस अपने पुराने टेम्परेचर पे कैसे आ गया? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज हॉट टी और उसको ऐसे रख दो, तो आरटीपी को भी नहीं आ जाएगी दोबारा. यस. Shall I go on?
हाँ जी सर. Okay, there we go. सर एक सेकंड प्लीज. Okay. जी से चले जाएंगे. Okay. Now guys, if I talk about some exothermic and endothermic reactions, तो उसकी बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कुछ एग्जांपल्स, ऑल्दो हम रिपीटेडली बोलते रहेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. So one is respiration, जहाँ पे C6H12O6 plus O2, it gives you CO2 plus H2O. आपकी बॉडी क्यों वार्म फील करती है? क्योंकि रेस्पिरेशन इज एक्सथर्मिक इन नेचर. सेकंड इज न्यूट्रलाइजेशन. H plus plus OH negative, it gives you water. Third, Haber's process. N2 plus 3H2, it gives you ammonia. Contacts process. Two SO2 plus O2, it gives you 2SO3. मैं कुछ famous exothermic reactions लिख रहा हूँ, right? Moreover, I must tell you that कि जब भी bond form होता है तो energy निकलती है. सर ये अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लिखते हैं जैसे हेबर प्रोसेस, तो फिर हम एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन को कहेंगे या बैकवर्ड? Forward my child. थैंक यू. No problem. अगर आप जोर से हाथ को एक दूसरे में मारें, इसको क्लैप करें बेसिकली, राइट, एंड लीव योर हैंड्स स्टिक टुगेदर, तो you'll feel that कि आपके हाथों में से हीट निकल रही है, right? So whenever the bond is formed, energy is released. So bond formation is exothermic. इसीलिए can I say that कि physical process gas to liquid and liquid to solid is an example of exothermic chemical reaction, right? So bond formation is exothermic. Whenever a bond is formed, whether it's intermolecular force of attraction or a covalent bond or an ionic bond, right? Remember, it's an example of exothermic chemical reaction. I mean exothermic reaction. Heat is evolved. So whenever the bond is formed, heat is evolved. So I say that bond formation is exothermic in chemistry. In fact, कुछ salts हैं जिनको पानी में dissolve करें तो they are exothermic. तो dissolving of some salts. अब आपने यहाँ पे गौर किया, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, आपने यहाँ पे गौर किया कि रिएक्शन 1, 2, 3, 4 दे ऑल आर एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस. ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं. अब ये दो फिजिकल रिएक्शंस हैं. सो इट मींस दैट कि अ केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन कैन बी एक्सथर्मिक. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज फोटोसिंथेसिस. CO2 plus 6H2O, it gives you C6H12O6 plus 6O2. Energy is absorbed. Second is reaction of metal bicarbonate with acid. Reaction of metal bicarbonate with acid. For example, Na8CO3, any metal bicarbonate reacting with any acid, it gives you salt, water and CO2 gas. Endothermic. Third, sorry thermal decompositions are endothermic. For example, if I decompose calcium carbonate to give you calcium oxide plus carbon dioxide, of course heat is required to break down this compound. अच्छा, वैसे just for your information sake, अमोनियम सॉल्ट की डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होती है. अनफॉर्चुनेटली अमोनियम सॉल्ट्स का यूज़
I mean, unfortunately, ammonium salts have been misused by terrorists, right? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं बेसिकली उस बॉक्स में अमोनियम नाइट्रेट पड़ा होता है और अमोनियम नाइट्रेट जब वो डिकम्पोज करता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है एंड देन हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, राइट, क्योंकि हीट बहुत है. सो अमोनियम सॉल्ट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन इज एक्सोथर्मिक. ओके, देन जिस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक. ओहो, सॉरी, बॉन्ड ब्रेकिंग. सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. ये बात बिल्कुल वही है. यू माइट हैव सीन सम प्लेयर्स इन द सॉकर फील्ड और द क्रिकेट फील्ड और एनी अदर प्लेइंग फील्ड. अगर कभी किसी प्लेयर को चोट लगती है तो एकदम फिजिशियन भागा भागा आता है, वो एक स्प्रे करता है, फिर इन अ मिनट और टू द प्लेयर स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट वॉकिंग एंड रनिंग एंड प्लेइंग. इज दैट अ मैजिक स्प्रे? ओके, सो व्हाट्स दैट बेसिकली, व्हाट्स केमिस्ट्री बिहाइंड इट? देखें, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ है, अगर इस पर कोई चोट लगे, कोई चीज़ ज़ोर से हिट करे आके, राइट, कोई जोर से चीज़ हिट करे लेट्स से, तो उतने हिस्से के टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, अंदर हीट पैदा होना शुरू हो जाती है. अगर वो हीट स्किन से बाहर निकल गई तो यू विल फील फाइन, लेकिन अगर वो हीट स्किन के अंदर रह गई इट विल क्रिएट अ हम्प, इट विल पेन यू फॉर वीक्स. तो हम करते क्या हैं, हम आइस स्पॉन्जिंग करते हैं, हम आइसिंग कर लेते हैं. तो हम व्हाट वी डू इज दैट जब आइस स्पॉन्जिंग करते हैं तो हम आइस रखते हैं उस ब्रूज के ऊपर. अब आइस जो है वो सॉलिड है, तो आइस ब्रूज से हीट लेती है और वो मेल्ट करती है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड इज एंडोथर्मिक, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो आइस को एनर्जी रिक्वायर है तो आइस ब्रूज से हीट लेती है और मेल्ट हुई जाती है. ब्रूज से हीट लेती है, मेल्ट होती है, हीट लेती है, मेल्ट होती है, हीट लेती है, मेल्ट होती है. एक वक्त आता है कि ब्रूज से सारी हीट बाहर निकल जाती है, तो एटलीस्ट वो हम्प नहीं बनता. वो जो ये प्लेइंग फील्ड में स्प्रे करते हैं कि आपने वो स्प्रे फील किया तो दैट स्प्रे इज एक्सट्रीमली कोल्ड, आई मीन एक्सट्रीमली कोल्ड. जहाँ चोट लगे मैं आप स्प्रे लगा दूँ, राइट, तो होता पता है कि आपको लिटरली फील होता है कि स्किन के अंदर से हीट बाहर जा रही है. यू लिटरली फील इट, दैट हीट इज बीइंग लॉस्ट. अब जब वो हीट निकलती है बाय इंस्टेंटली, राइट, तो यू फील नॉर्मल. तो आई मीन इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. मोर ओवर ये स्पेरमिंट खाते हैं आप, पेपरमिंट खाते हैं, राइट, इन द च्यूइंग गम्स, तो व्हाई योर माउथ फील्स कोल्ड? कम ऑन मैन, स्पेरमिंट, द पेपरमिंट, दे रिएक्ट विद सलाइवा. The reaction is endothermic, energy is required. जब वो एनर्जी खींचते हैं तो माउथ से एनर्जी खींचते हैं, तो माउथ आपका ठंडा फील होता. एंडोथर्मिक रिएक्शन. रियल टाइम एग्जांपल्स, प्लीज टेक रियल टाइम एग्जांपल्स. ओके, जैसा जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमने पढ़ा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, राइट. जब लिक्विड से गैस एक चीज इवेपोरेट करेगी तो इट विल कॉज कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज लो एनर्जी पार्टिकल्स विल of course will be left back. So basically everywhere we see chemistry going on, and guys, I must tell you that dissolving of some salts is endothermic as well. So dissolving of some salts, for example ammonium chloride. अब अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करूं तो सॉल्यूशन ठंडी हो जाती है. Now that's a fact. So that is a fact. So guys, it was just an introduction to what is exothermic and endothermic chemical reactions. चलें ज़रा डिटेल में आते हैं. Let's talk about exothermic reaction in a bit detail. Sir, can you go back for 1 minute? I need to see that salt dissolution. ये बच्चा क्या कह रहे हैं आप? Sir, can you go back for 1 minute? I didn't write the salt which is exothermic. Okay. Just a moment. जी Aska, okay. जी Aska, which ammonia salt point you're talking about? Okay. जी, shall I go on? Yes, sir. Okay.
डिटेल में आते हैं. Let's talk about exothermic reaction in a bit detail. Okay. Generally, we know that reactants convert into proids. Let's say reactants are A and B. They react and they give you C. हर चीज अर्थ में तो हर चीज के पास एनर्जी है, बिकॉज अर्थ हैज एनर्जी. सपोज कि मेरे पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, और सपोज करें ये भी 50 जूल्स पे है, ये भी 50 जूल्स पे है. आई मीन दे पोजेस एनर्जी 50 जूल्स. तो कहना है कि रिएक्टेंट्स टोटल मेरे पास 100 जूल्स पे. दोनों आपस में हिट किए, आपस में कोलिजन हुई, राइट, और प्रोड बन गया सी. लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक अगर रिएक्टेंट 100 जूल पे तो प्रोड हैज टू बी एट 100 जूल्स. बट व्हेन वी फाइंड आउट वी सी दैट के सी इज एट 80 जूल्स, तो बाकी 20 जूल्स कहाँ चले गए? So we say that these 20 joules are lost as heat because energy cannot be destroyed. Are lost as heat. Are you seeing that reactants are at a high energy level? The reactants are at a greater energy level. Sir Ali? Excuse me, sir. And proids. सर मैंने कहा दोबारा आप समझा देंगे, मुझे समझ नहीं लगी. Yes, I'll go back again. So there we go. Okay. Generally, we know that reactants convert into proids. Let's say reactants are A and B. They react and they give you C. हर चीज अर्थ में तो हर चीज के पास एनर्जी है, बिकॉज अर्थ हैज एनर्जी. सपोज कि मेरे पास रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट B है, और सपोज करें ये भी 50 जूल्स पे है, ये भी 50 जूल्स पे है. आई मीन दे पोजेस एनर्जी 50 जूल्स. तो कहना है कि रिएक्टेंट्स टोटल मेरे पास 100 जूल्स पे. दोनों आपस में हिट किए, आपस में कोलिजन हुई, राइट, और प्रोड बन गया. एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है. अब जाहिर बात है, आई मीन एवरी सब्सटेंस पोजेसेस एनर्जी. ठीक है, सपोज करें रिएक्टेंट ए 50 जूल्स पे है, रिएक्टेंट बी 50 जूल्स पे, तो आई मीन टोटल रिएक्टेंट्स हुए 100 जूल्स के. लेट्स से ए और बी आपस में हिट किए, रिएक्ट किए और सी बन गया. अब अकॉर्डिंग टू लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर रिएक्टेंट्स टोटल 100 पे हैं, फिर जो प्रोडक्ट है उसको भी तो 100 बनना चाहिए ना. एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. लेकिन जब हम सी की एनर्जी निकालते हैं तो सी की एनर्जी 100 नहीं निकलती. लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज करें वो 80 निकल आई, तो बाकी 20 जूल्स कहां गए? तो बाकी 20 जूल्स फिर एनवायरमेंट में गए, और हमने कह दिया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज्ड. अब सुनिएगा सर. जी सर मैंने कहना था कि थोड़ी सी मतलब जो है एनर्जी वो तो रिएक्शन में नहीं लग गई होगी प्रोडक्ट बनाने में. हाँ बिल्कुल लगी. मतलब कि देखिए, चाहे वो एनर्जी लगी रिएक्शन को आपको क्रिएट करने में, जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सारी एनर्जीज मिला मिलू की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर रिएक्टेंट 100 जूल्स पे हैं तो फिर जितनी मर्जी एनर्जी निकले या लगे, जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी भी तो 100 होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. यस राइट, बट इट्स नॉट 100. लेट्स से इट्स 80. तो फिर तो बाकी 20 जूल्स कहां गए फिर? तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो वो 20 जूल्स हीट की फॉर्म बाहर निकल गए, और हमने कह दिया रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके. सो द कंक्लूजन इज दैट कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, एंड द डिफरेंशियल is the amount of energy lost in the surrounding, which makes it an exothermic reaction. Excuse me, sir. जी.
सर लेकिन पहले तो आपने एक्सोथर्मिक का लाइक इनिशियल टेंपरेचर वाज 25 एंड फाइनल वाज नहीं बेटा, एक सेकंड एक क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना करें। वो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का था, ये मैं रिएक्टिंग पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन है, यहाँ से एक सेकंड, ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं जो 100 जूल्स पे हैं, प्रोडक्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 जूल्स पे है, इसने 20 जूल्स दिए, वो 20 जूल गए सॉल्यूशन में जिसने सॉल्यूशन को गर्म कर दिया। ये कनेक्शन है। हमसे मैंने पूछा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी सेम चीज होती है? नहीं, it's not same, it's different. I'll come on that point in the next lecture. जी सर। Of energy conservation के मुताबिक अगर reactant 100 जूल पे तो product has to be at 100 joules. But when we find out, we see that कि C is at 80 joules. तो बाकी 20 joules कहाँ चले गए? So we say that these 20 joules are lost as heat because energy cannot be destroyed or lost as heat. Are you seeing that reactants are at a high energy level? The reactants are at a greater energy level and products are at a lesser energy level. और जब भी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, राइट? आई ऑलवेज से दैट कि व्हेन रिएक्टेंट्स वांट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स दे हैव टू कोलाइड, बट दे हैव टू कोलाइड विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. I repeat my example. The example is synonymous to that कि if I have a matchbox and a matchstick, तो अगर मैचस्टिक और मैचबॉक्स लेके खड़ा रहूँगा तो आग नहीं लगनी. जब तक उसको हिट नहीं करेगा तो कोलिजन हैज टू हैपन. लेकिन अगर मैं वही मैचस्टिक मैचबॉक्स को आराम से लगा लूँ, आग तब भी नहीं लगनी, बिकॉज इट हैज़ टू कोलाइड विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे मैं वो मैचस्टिक जोर से हिट करता तो उसको आग लग जाती है. इट मीन्स एवरी रिएक्शन हैज़ एन एनर्जी बैरियर. Every reaction requires minimum amount of energy for reaction to happen, called as energy of activation. I mean, it's a definition which I told you in the chemical bonding chapter as well. So if I want to draw an energy profile diagram which includes reactants, products and energy of activation, this is energy and this is reaction pathway. So are you seeing that the reactants are at a greater energy level? They cross an energy barrier and form products that are at low energy level. This energy barrier is called as the energy of activation. What is energy of activation? So it is the minimum amount of energy required, minimum amount of energy required for reactants to convert into products. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होनी है for reactants to convert into products. और जाहिर सी बात है, जब reactant product में convert हुआ एनर्जी निकले तो products automatically should have low energy level, isn't it? अब reactants जो हैं वो हैं 100 joules पे, product जो हैं वो हैं 80 joules पे. तो अगर मैं इस reaction का enthalpy change निकालूं, ठीक है, तो delta H of reaction is equals to delta H of products minus delta H of reactants. Products 80, reactants 100, answer is minus 20 joules, right? So this arrow from reactant to product, this delta H is equals to minus 20 joules. अब ये माइनस का मतलब है एनर्जी इज लॉस्ट. प्लीज आप लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantity don't have signs. This negative 20 means 20 joules are lost.
अगर एक रिएक्शन, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, अगर एक रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज है -20 जूल्स, एक और रिएक्शन उसका एंथैल्पी चेंज है -100 जूल्स, और अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज ग्रेटर, राइट, एंथैल्पी, तो -100 जूल इज अ ग्रेटर एंथैल्पी। हालांकि अगर मैं मैथ देखूं तो मैथ में -100 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन -20, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो -100 का मतलब है 100 जूल्स आर लॉस्ट, फिर -20 का मतलब है 20 joules are lost. It means that -100 is a more exothermic chemical reaction. So guys, if the sign is negative with delta H, we normally conclude that the reaction is exothermic in nature. Okay. Sir? Similarly, if you see, जी बच्चा, सर ये डेल्टा एच पी एंड डेल्टा एच आर का आप फुल फॉर्म बता सकते हैं? it is actually energy of products and energy of reactants. ओके सर, थैंक यू। सर जी बच्चा, सर थोड़ा सा रिवाइंड कर दें। ओके। थैंक यू सर। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होनी है फॉर रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और जाहिर सी बात है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ एनर्जी निकले तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली शुड हैव लो एनर्जी लेवल, इजंट इट? अब रिएक्टेंट्स जो हैं वो हैं 100 जूल्स पे, प्रोडक्ट जो हैं वो हैं 80 जूल्स पे। तो अगर मैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालूं, ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन is equals to delta H of products minus delta H of reactants. Products 80, reactants 100, answer is -20 joules, right? So this arrow from reactant to product, this delta H is equals to -20 joules. अब ये माइनस का मतलब है एनर्जी इज लॉस्ट। प्लीज आप लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एनर्जी इज अ स्केलर। आप उसको हीट चेंज कह दें, एनर्जी चेंज कह दें, एंथैल्पी चेंज कह दें, आई मीन ऑल वर्ड्स मीन द सेम थिंग। हीट चेंज कह दें, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच। सर डेल्टा पी और डेल्टा एच उसका भी बता सर। Okay, so basically delta HP is the energy of products and delta HR is energy of reactants. Okay sir, thank you. Quantity, scalar quantity don't have signs. This -20 means 20 joules are lost. अगर एक रिएक्शन, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, अगर एक रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज है -20 जूल्स, एक और रिएक्शन उसका एंथैल्पी चेंज है -100 जूल्स, और अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज ग्रेटर, राइट, एंथैल्पी, तो -100 जूल इज अ ग्रेटर एंथैल्पी। हालांकि अगर मैं मैथ देखूं तो मैथ में -100 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन -20, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। सर तो -100 का मतलब है जी सर आपके शेयर स्क्रीन पर लाइक कुछ एक क्रॉस स्क्रीन आ गई, नजर नहीं आ रहा, सो कैन लाइक But you can disconnect and reconnect. ओके नहीं सर, ये मेरा भी प्रॉब्लम सर आ रहा है, सारों के लिए आ बीच से रहे शेयर हैं। शो हो रहा है। सारों के लिए आ रहा है? एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड, ये क्या हुआ? जस्ट अ या मोमेंट, सेटिंग हुआ था। एक सेकंड, आई थिंक -100 joules. now. और अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज ग्रेटर, राइट, एंथैल्पी, तो -100 जूल इज अ ग्रेटर एंथैल्पी। हालांकि अगर मैं मैथ देखूं तो मैथ में -100 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन -20, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो -100 का मतलब है 100 जूल्स आर लॉस्ट, फिर -20 का मतलब है 20 जूल्स आर लॉस्ट। इट मीन्स कि -100 is a more exothermic chemical reaction.
So guys, if the sign is negative with delta H, we normally conclude that the reaction is exothermic in nature. Okay. Similarly, if you see an endothermic chemical reaction, चलिए मुझे बताएं यहाँ तक की बात unclear. Anything unclear at the moment? No, Because sir. यहीं से will continue endo tomorrow. Sir, how is energy measured? बेसिकली एनर्जी की कैलकुलेशन की जाती है, मेजर आप टेम्परेचर करते हैं हमेशा. सर कल फिजिकल क्लास है. यस. एनर्जी की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है? एनर्जी कैलकुलेशन आप कह लो कि एज सच ओ लेवल IGCSE में नहीं है, लेकिन शायद आप लोग फिजिक्स में करते होंगे. इट इज Q = MC डेल्टा T से.